नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं। और ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की पहली क्लास है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे। बात करते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है या मनोविज्ञान होती क्या है। तो देखो, इसके बारे में अगर देखें तो इसका अगर शाब्दिक दृष्टि से जैसे मनोविज्ञान, तो मनो प्लस विज्ञान, मन का विज्ञान, यानी जो मन का विज्ञान है, जो मन का अध्ययन करता है वो क्या है साहब? मनोविज्ञान है। जो मन का अध्ययन करता है वही क्या है? मनोविज्ञान है। क्या है साहब? मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। देखो, साइकोलॉजी कहो या मनोविज्ञान कहो, मनोविज्ञान यानी मन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। परंतु इसका ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। इसकी क्या क्या है, कैसे कैसे रहा, इसको हम देखने से पहले कुछ बेसिक बात करेंगे। कुछ बेसिक बात ऐसे कि देखो, कोई सी भी विषय हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, उस विषय के दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो। कोई सा भी विषय हो, जैसे एक होता है सैद्धांतिक पक्ष। क्या होता है साहब? सैद्धांतिक पक्ष। और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। अब जैसे सैद्धांतिक पक्ष क्या है, इसकी थ्योरिकल पक्ष क्या है, तो ये देखते हैं हम। देखो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को आप दो भागों में पढ़ो, चाहे कोई सा भी हो। जैसे हम बात करते हैं सैद्धांतिक पक्ष। क्या है सैद्धांतिक पक्ष में? जैसे इनके नियम आते हैं। क्या आते हैं? नियम आते हैं। किस विद्वान ने क्या नियम दिए, किस परिस्थिति में कैसे प्रयोग करना है, ये आते हैं साहब इसके नियम। सैद्धांतिक पक्ष में उससे संबंधित किस विद्वान ने क्या कहा, नियम, उसकी परिभाषा, सिद्धांत, ये सारे थ्योरी किस में आते हैं? ये सारे के सारे उसके सैद्धांतिक पक्ष में आते हैं। किस में आते हैं? सैद्धांतिक पक्ष। अब व्यवहारिक पक्ष क्या होता है? व्यवहारिक पक्ष होता है उसको जीवन में अपनाना, उसको जीवन में अपनाना या अपनी दिनचर्या में काम लेना, उसे कहते हैं व्यवहारिक पक्ष। जैसे भगवत गीता में कुछ कहा है कि कर्म ही पूजा है। ये क्या हो गया? सिद्धांत हो गया, नियम हो गया, किसी का कथन हो गया। अब इसको अपने जीवन में उतार लें। कैसे उतार लें? कर्म ही पूजा है। अरे कर्म ही पूजा कैसे? कर्म ही पूजा ऐसे है, अगर एक अध्यापक पढ़ा रहा है, तो उसका कर्म है कि सिर्फ उसे पढ़ाना ही चाहिए, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। एक विद्यार्थी का कर्म है, कर्म पूजा है। जो कर्म पूजा है वो ये है कि भैया उसे अभी पढ़ना ही चाहिए। माता पिता ने आपको भेजा है तो उसे क्या करना चाहिए? आपके जो जीवन का उद्देश्य है, आपका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसका यही पक्ष है कि साहब आपको पढ़ना चाहिए। कर्म ही पूजा यही कहता है। परंतु हम लोग विद्यार्थी क्या कहते हैं? हम समझते हैं कि हमें मंदिर में जाके पूजा करना या पैदल जाके पूजा करना ये कर्म पूजा है ना। अभी आपका जो कर्म है वो सिर्फ बुक पढ़ना है। एक किसान का कर्म है, उसे खेत में काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब देखो, समस्या कहाँ होगी? किसान कर तो खेत में काम रहा है ना, परंतु उसका मन उछल पुछल होगा कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, अगर मैं वो ये कर लेता, वो कर लेता। अरे वो जब आपको जो कर्म दिया गया था उस समय आपने नहीं किया। जो आपकी जवानी का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, उस समय आपने कर्म किया नहीं। अब परंतु जब इस जो आपका वर्तमान कर्म है उसको भी नहीं कर रहे हो आप, तो आगे दुख पाओगे। इसलिए व्यवहारिक पक्ष ये हुआ। जैसे अभी हम बात करें व्यवहारिक पक्ष में, जैसे कोरोना अपने यहाँ चल रहा है। क्या है? कोरोना चल रहा है। तो इसके लिए जैसे हमारी मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताली बजलवाई, ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। कैसे कि हम इससे कैसे मोटिवेट होंगे,
इससे मोटिवेट कैसे होंगे, इससे सकारात्मक ऊर्जा कैसे मिलेगी, इस तरह का ये क्या होता है, व्यवहारिक पक्ष होता है। आज से 5-6 साल पहले की बात करें, आज से करीब 5-6 साल पहले इस मनोविज्ञान में जो सवाल पूछे जाते थे वो सैद्धांतिक पक्ष से ज़्यादा पूछे जाते हैं। किससे? सैद्धांतिक पक्ष से सवाल ज़्यादा पूछे जाते थे। वर्तमान में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसके व्यवहारिक पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल होते हैं कि आपके जो दादा बाबा हैं वो खेती में काम करते हैं, वो भी इनके क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो हम पे क्या है कि इसके व्यवहारिक पक्ष को नहीं पढ़ते, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कुछ सवाल होते हैं, जैसे हम बात करें कि कौन सी क्रिया, अभी एक सवाल आया था अगली साल कि कौन सी क्रिया हमें मानवों को जानवरों से अलग बनाती है, एक सवाल आया था। देखो व्यवहारिक पक्ष कोई सिद्धांत नहीं है परंतु साइकोलॉजी का है। किससे? एक क्वेश्चन था, कौन सी क्रिया मानवों को जानवरों से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेम, ऑप्शन नंबर 2 रोना, ऑप्शन नंबर 3 हंसना, ऑप्शन नंबर 4 आनंद। अब देखो ये है कि कौन सी क्रिया मानवों को जानवरों से अलग बनाती है। देखो बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है। अब आपको ये सिद्धांतों में ढूंढो, इसकी थ्योरी पढ़ो, नेम पढ़ो, तो ये सवाल नहीं मिलेगा। अब इस सवाल का जवाब आपके गांवों में, खेतों में दादा दादी जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल गए नहीं, साइकोलॉजी तो नाम ही नहीं सुना, वो भी इसका क्या दे देंगे, जवाब दे देंगे। परंतु हम क्या है, सिद्धांत रटते हैं, रटना नहीं है। साइकोलॉजी अगर देखो, अगर इसके व्यवहारिक पक्ष को पढ़ोगे तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आएंगी, परंतु आपसे ये क्या कर लोगे, अगर आप इसको प्यार कर लोगे तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा। और प्यार में भी शुरू में क्या आती है, दिक्कत आती है, फिर तो मजा ही मजा है। एक बार प्यार हो जाए उसके बाद तो क्या है, मजा ही मजा है। इसलिए साइकोलॉजी को एक बार आप मन लगा के पढ़ लो। देखो ये साइकोलॉजी, आप खेत में काम करो, कहीं भी काम करो, आप शिक्षक भी बन जाओगे तो वहां भी आपके काम आएगी। ये साइकोलॉजी आपको छोड़ने वाली नहीं है यदि आपको शिक्षक बनना है तो। और शिक्षक भी आप इसके पढ़े बिना नहीं बन सकते हो, क्योंकि इसके जो सवाल आएंगे वो करीब रीट में 30 सवाल आएंगे, सेकंड ग्रेड में 40 सवाल आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में 60 सवाल आते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप उसको ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो 30 में से 28 सवाल, 25 तो कम से कम मान ही लो सवाल, और बाकी अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बच्चे 30 में से 30 करके आते हैं और आप में वैसे ही करके आएंगे। परंतु आपको इसे दिल लगा के पढ़ना है, इससे मोहब्बत करनी है, फिर बाद में ये आपसे मोहब्बत करेगी। तो देखो हम देख रहे थे कि कौन सी क्रिया जानवरों को मानवों से अलग करती है। देखो प्रेम, अरे भैया आपने देखा होगा जो पशु पक्षी या जानवर होते हैं वो अपने बच्चे से क्या मोहब्बत नहीं करते, प्रेम नहीं करते। अरे उसके बच्चे को, जैसे डॉग ले लो, कुत्ता कुतिया होते हैं, उनके बच्चे को हम बचपन में, देखो व्यवहारिक बच्चे देख रहे हैं हम, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में जो कुतिया वगैरह होती थी तो घरों में बगल में जो भैंस वगैरह बनती थी वहीं बच्चों को जन्म देती थी। तो हम क्या इतने जानते तो थे नहीं, तो उनके बच्चे को लेने जाते थे खिलाने के लिए, तो वो कुतिया हमें काटने आती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से क्या कर रही है, प्रेम कर रही है। जैसे बंदर वगैरह देखे होंगे आपने, वो अपने बच्चे को छाती से लगा लेते, अरे प्रेम नहीं कर रही क्या। दूसरी बात हम बात करें, जैसे भैंस वगैरह होती है, पशु जो भी होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, वो आपने देखा होगा अपने बच्चे को इतना चाटती है, इतने प्यार से। अगर वो कहीं इस बच्चे को ले जा रहे हैं स्टार्टिंग में और भैंस को उससे अलग कर रहे हैं तो वो बहुत प्रयास करती है, भाग भाग के कई बार आ जाती है। तो प्रेम तो करते हैं, जानवर भी करते हैं। अब रोना, अरे भैया तुम बंदर को, गाय को पीटोगे तो बोल तो नहीं सकती ना, परंतु उनकी आंखों में से आंसू आते होंगे, रोती हैं, वो भी दुख प्रकट करती हैं।
जब उसके बच्चे को उससे अलग करेंगे या उसके कोई डंडे मारेंगे, पिटाई करेंगे, तो वो रोते हैं पशु पक्षी जानवर। ठीक है, इसके बाद आता है साहब हंसना। ठीक है, अभी इसको देखो, हंसना केवल प्रकृति ने मानव को ही ये विशेषता दी है कि वे केवल वो हंस सकता है, अपने दुखों को बांट सकता है हंस करके, इसके अलावा कोई नहीं हंस सकता, केवल मानव ही हंस सकता है। और रोन आनंद देखो, पशु पक्षी भी आनंद लेते हैं नदियों में, जैसे कि पशु पक्षी एंजॉय करते हैं, छल्लालाट करते रहते हैं, तो आनंद तो सभी लेते हैं। आनंद तो जैसे पशु पक्षी गाय वगैरह पानी में आनंद ले रहे हैं, अरे आनंद तो लेते हैं परंतु हंसते नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है यदि कोई मनुष्य हंस नहीं रहा है, मनुष्य क्या नहीं कर रहा, हंस नहीं रहा है, तो मान लो वो जानवर बनने की प्रक्रिया में है, जानवर बनने की प्रक्रिया में। इसलिए हमेशा हंसना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अगर कोई जानवर हंस रहा है तो मान लो वो क्या बनने की प्रक्रिया में, मानव बनने की प्रक्रिया में, और मानव कोई हंस नहीं रहा है तो मान लो वो जानवर बनने की प्रक्रिया में। इसलिए हमें हंसना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सवाल क्या है, इसके व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना है। किस पर देना है, व्यवहारिक पक्ष पर। दूसरी बात करें तो जब भी आप जैसे पेपर दे रहे हैं तो उस एग्जाम में आप इंग्लिश का पेपर जरूर देखें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दें, वहाँ भावना समझ में आ जाएगी कि ये पेपर क्या क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है। कोई ऐसा वर्ड दे देते हैं जो अपनी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश को जरूर पढ़ें। क्लियर यहाँ तक हुआ। अब देखो ये इसके बाद हम देखें कि भाई इस साइकोलॉजी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस साइकोलॉजी को अध्यापकों को पढ़ा क्यों रहे हैं, ये इसका अर्थ समझने से पहले हमारे जीवन में कहाँ काम आएगी, अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है, तो इसका महत्व देखते हैं। अर्थ समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, तो इसका देखते हैं साइकोलॉजी का महत्व क्या है, इसे अध्यापक को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखो साहब, सबसे पहले अगर महत्व की बात करें तो इससे जो अध्यापक है, शिक्षक है, उसका जो दृष्टिकोण है, क्या है, दृष्टिकोण है, वो व्यापक हो जाता है। कैसे हो जाता है, व्यापक हो जाता है। उसकी सोचने समझने की, चिंतन करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है साहब, देखो पहला पॉइंट है कि इससे शिक्षक का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, व्यापक हो जाता है। अर्थ समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। इससे शिक्षक का जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो संकीर्ण नहीं होता है। तो वो कैसा होता है, संकीर्ण है किसी का, तो वो क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यापक। दूसरी बात, जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। छात्रों को पहचान सकता है। क्या कर सकता है, पहचान सकता है। तीसरी बात, अरे भैया आप 12th के बच्चे अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 10th के बाद आपसे बच्चे पूछेंगे, सर मुझे मैथ्स लेनी चाहिए, मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, या सर मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, या कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है कि वो छात्रों को, अब जैसे ये तो 12th तक हो गया, उसके बाद बच्चे पूछेंगे सर मुझे इसके बाद किसकी तैयारी करनी चाहिए, मुझे यूपीएससी करनी चाहिए, मुझे आरपीएससी करनी चाहिए, मुझे टीचर की करनी चाहिए, या मुझे पुलिस की करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। तो मैंने देखा है अपने जीवन में अनुभव के अनुसार कि देखो जब कोई स्टूडेंट किसी से भी, अपने पड़ोस में, चाचा से, मामा से जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब एक ही होता है। क्या होता है साहब, जो वो खुद कर रहा है वो ही सलाह देगा। जैसे मान के चलो आप किसी अध्यापक से ही पूछते हो कि सर मुझे क्या करनी चाहिए,
तो वो आपको कहेगा आपको बीएड बीएसटीसी कर लो बेटा। अगर आप किसी पुलिस वाले से पूछोगे तो ज़्यादातर का जवाब होगा पुलिस की तैयारी कर लो जी, ये है वो है ये। अगर किसी से यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, आजकल क्या है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना वो एक फैशन है, क्या बन गया है, फैशन बन गया है। तो उससे पूछोगे तो वो कहेगा भैया यूपीएससी की तैयारी कर ले ना। अरे आपने भैया बच्चों की पारिवारिक सामाजिक उसकी मानसिक परिस्थितियां देखी नहीं, स्थिति देखी नहीं, उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो बच्चा क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम उस बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन कैसे दे सकते हैं। तो छात्रों को व्यवसायिक निर्देशन में सहायक है साइकोलॉजी, व्यवसायिक निर्देशन में क्या है, सहायक है, व्यवसायिक निर्देशन में सहायक है। तीसरा सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। बच्चों को या छात्रों को अभिप्रेरित कर सकता है। बच्चों क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। शैक्षणिक परिस्थिति उत्पन्न करता है। अरे भैया बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको पढ़ाई में मन कैसे लगाए, पढ़ाई में मन कैसे लगाए। देखो शैक्षणिक परिस्थितियां उत्पन्न करना। देखो शैक्षणिक परिस्थितियां उत्पन्न कैसे करेगा, जैसे मान के चलो बच्चे हैं, अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो देखो दो तरीके से होता है, एक नकारात्मक मोटिवेट, एक सकारात्मक मोटिवेट। नकारात्मक मोटिवेट कैसे साहब, नकारात्मक मोटिवेट करेंगे कि बेटा आपके परिवार वालों ने आपको पढ़ाई करने के लिए यहाँ भेजा है, यदि आप फेल हो गए तो आपके पड़ोस वाले, समाज वाले आपको क्या बोलेंगे। माता पिता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, उनको जो दूसरे लोग सक्सेस हुए उनके सामने अपने बेटे को एक नाकारा साबित होना पड़ेगा, तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। कहीं भी आप पार्टी वगैरह में जाओगे तो आपको लोग सम्मान नहीं देंगे। सकारात्मक कैसे, अगर आपकी नौकरी लग गई तो कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज को नहीं। और ये रियली भी मेरा जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। भैया आप सक्सेस हो गए तो सभी क्या देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। और देखो सबसे बड़ी बात है इस जीवन में इज्जत, क्या है, इज्जत ही सबसे बड़ी जो ताकत है, वो इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है, इज्जत है। तो अगर आपको इस तरीके से वो मोटिवेट कर सकता है, अगर बच्चे को क्लास में क्या कर सकता है, अनुशासन उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। और दूसरा अगर हम बात करें, शिक्षक स्वयं को जान सकता है, शिक्षक स्वयं को जान सकता है। अरे भैया शिक्षक ये जान सकता है साइकोलॉजी के द्वारा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी कमियां क्या हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किस तरह के प्रयास करने चाहिए, वो अपने आप को जान सकता है। हमारी पता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम पड़ोसियों को जान लेते हैं, मित्रों को जान लेते हैं, परंतु हमारी समस्या जो रहती है वो समस्या ये रहती है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हम दूसरों को जानने में तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु अपनों पे जानने के लिए कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए
सबसे बड़ी समस्या है कि खुद को जाने। सबसे बड़ी समस्या क्या है? खुद को जाने। तो खुद को कैसे जानेंगे? खुद को इस तरीके से जानेंगे कि भैया मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं बच्चों को अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करके मोटिवेट कर सकता हूं। इस तरीके से छात्र को अपने आप में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। और अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो नई नई चीजें पढ़े, क्या करे, नई नई जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं, इस तरीके से वो समाज के अंदर उचित सम्मान का प्राप्त करेगा। इस तरीके से हमें साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक शिक्षक को इस मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला जो पॉइंट बना वो है कि इससे शिक्षक का दृष्टिकोण है। अरे शिक्षक गांवों से आते हैं। कहां से आते हैं? गांवों से आते हैं। वो शहरों से भी आ सकते हैं, परंतु वो किस समाज से, किस संस्कृति से आया हुआ है, तो उनकी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, किसी की महिलाओं के प्रति, किसी की पुरुषों के प्रति, किसी की किसी समाज के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति उसकी जो विचारधारा है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो सोचने की क्षमता है, वो क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, वो नकारात्मक हो सकती है। परंतु जब वो साइकोलॉजी को पढ़ेगा कि यार हम क्या हैं, वास्तव में साइकोलॉजी तो ये है, हमें ये करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, तो इससे क्या है कि हमारा मन जैसे एक अध्यापक मान के चलो, तो हम जैसे कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं साइकोलॉजी में ये कि हम जो सोचते हैं वही क्या है? साइकोलॉजी है, वही मनोविज्ञान है। हम जो कर रहे हैं वही वो मनोविज्ञान है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी शारीरिक मान में हाथ ला रहा हूं तो ये एक साइकोलॉजी है, मैं बोल रहा हूं ये भी साइकोलॉजी है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? मनोविज्ञान है। इस तरीके से अध्यापक का इस साइकोलॉजी के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा उसकी जो संकीर्ण सोच है, विचारधारा है, तो वो क्या होती है? व्यापक होती है। जैसे अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, तो बच्चों को किस तरह से वो कौन से सिद्धांतों को कब लगाए, कौन से सिद्धांत को कब लगाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अधिगम करें, ज्ञान ग्रहण करें, और वो ज्ञान कैसा हो? स्थायी हो। अब बच्चा किसी संस्कृति को, उसकी मातृभाषा अलग है और अध्यापक की मातृभाषा, उसकी लैंग्वेज अलग है, उनके बोलने के जो टून है वो अलग है, लक्षण अलग है, तो कैसे व्यवसायिक परिस्थितियां उत्पन्न, कैसे शैक्षणिक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा? इस तरीके से। दूसरा है छात्रों को पहचान सकता है। अरे भैया सबसे बड़ा जो बात है ना यही है। कैसे साहब? ये ऐसे है कि मेरे भाइयों, छात्रों को अब अध्यापक है, पढ़ा रहा है, अब उसे नहीं पता कि भैया कौन सा छात्र किस तरीके से समझ सकता है, इसको किस सरल से सरल कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों की क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बच्चे को क्या समस्या है। कोई बच्चा लेट आया और छात्र अध्यापक ने उसे कुछ पूछा नहीं, उसकी समस्या जानी नहीं, उसको पहचाना नहीं, पीट दिया। तो अच्छा अध्यापक वो होता है जो छात्रों को जान सके, क्या कर सके? जान सके कि इनको ऐसे पढ़ाया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए, इनकी ये समस्या है, ये अब किसी को नींद आ रही है, बुखार आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसको किस तरीके से उसको पहचाने। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण जो बात है कि एक अध्यापक को बच्चों को पहचानना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। छात्रों को व्यवसाय के निर्देशन, मैंने ये बता ही दिया कि भैया छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार, उन्हें पारिवारिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी महत्वपूर्ण है कि वो छात्र क्या चाहता है। अरे माता पिता और परिवार, और देखो क्या होता है, मैं बताऊं ना आपको कि आपके माता पिता, आप वही करना चाहते हैं जो आपके रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले जिस व्यवसायिक कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है? तो जैसे आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपसे पूछते हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो आपका जवाब होगा मैं सर ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा। अरे कुछ नहीं। जैसे मैं पहले जहां रहता था तो वहां पर क्या थे? पुलिस में थे। कहां पर थे? पुलिस आर्मी में थे। तो अपनी भी यही सोच थी कि अपन किस में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती होना है, क्योंकि सिविल सर्विस, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस वगैरह को तो जानते ही नहीं थे। परंतु हम कहीं पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, फिर हमको लगा यार जीवन तो यही है, अपन क्या कर रहे हैं। तो
जहां पर जैसा रहता है वैसा ही अपने माइंड में उसी प्रकार बनने की, वही है ना, वो क्या मेढक वाली कहानी हो गई ना, वो वाली। तो यानी छात्रों की क्या परिस्थितियां हैं, उनका मानसिक स्तर कैसा है, उनकी जो तर्क शक्ति है, चिंतन की है, एनालिसिस करने की क्या क्षमता है, उस अनुसार उसे व्यवसायिक निर्देशन देना चाहिए। क्योंकि छात्र, अध्यापक एक समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? अध्यापक समाज का दर्पण होता है। इसलिए अध्यापक में सारे गुण होने चाहिए, सबसे चारित्रिक गुण होने चाहिए। क्लियर? ये इसके बाद छात्रों को मोटिवेट, अरे भैया छात्रों को मोटिवेट कर सकता है कि आज आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, कल आपको समय बर्बाद करेगा। इस तरीके से मोटिवेट कर सकता है कि आप सफल हो जाओगे तो आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, नहीं बाद में अगर आप सफल नहीं हुए तो ये समाज आपका परिचय क्या करवाएगा? खुद करवाएगा। अगर आप सफल हो गए तो समाज आपका परिचय खुद करेगा। अरे आप अपने पिताजी के नाम से जी रहे हो, अभी अपना खुद का नाम करो। क्या करो? खुद का नाम करो। इस तरीके से मोटिवेट कर सकता है बच्चों को। ये हमने सब देखा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसका क्या अर्थ है, कैसे है, क्या नहीं है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो साहब, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, तो इसका हिंदी में अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। परंतु नहीं, हमें इसका जो अर्थ देखना चाहिए वो इसका देखना चाहिए, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, देखो जो साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन या ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है साहब? साइकोलॉजी लैटिन कह दो, लैटिन या ग्रीक, और ये दोनों ही भाषा कहां बोली जाती है? ये दोनों ही भाषा यूनान में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? यूनान में। तो देखो लैटिन इसकी प्राचीन भाषा है यूनान की, और ग्रीक क्या है? नई भाषा है। तो साइकोलॉजी लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, साइके प्लस लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके का इसका जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा, और लॉजी का जो अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन या विज्ञान। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो लैटिन हो सकता है, ग्रीक हो सकता है, परंतु दोनों ही शब्द ना है तो देखो ये लैटिन और ग्रीक भाषा कहां बोली जाती है? यूनान एक देश का नाम है, वहां पर बोली जाती है। यूनानी कोई भाषा नहीं है, या यूनानी भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? यूनानी। तो यूनानी कोई भाषा नहीं है। यूनान में जो भाषा बोली जाती है उनको ही क्या कहता है? यूनानी। तो कभी कभी पेपर सेटर क्या करता है कि जैसे हम कहें हमारी हिंदी भाषा कहाँ की है? भारत की, परंतु वो कहे भारतीय भाषा, तो जाकर मतलब भारत की भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो ऐसे ही इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? लैटिन और ग्रीक दो भाषा है। ये प्राचीन भाषा है, ये इसकी नई भाषा है ग्रीक, और ये दोनों कहाँ बोली जाती है? यूनान में। तो देखो ग्रीक भी नहीं आए, लैटिन भी नहीं आए, अगर यूनानी हो तो भी आंसर क्या होगा? सही माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? यूनान में बोली जाती हैं। इसलिए साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन या ग्रीक भाषा, और इस पर दोनों ही शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूनानी भाषा, क्योंकि ये दोनों ही भाषा कहाँ बोली जाती हैं? लैटिन में, यूनान में बोली जाती है। तो देखो साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के साइके प्लस लॉजी से बना है, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो इसका क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। तो देखते हैं साहब,
साइकोलॉजी का लॉजी का शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ, शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ, आत्मा का अध्ययन है। देखो, साइकोलॉजी का शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। अरे किसका अध्ययन? आत्मा। किसका? आत्मा। अब देखो, आत्मा हुआ, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, कर्म, गुण, नरक, ये सब किसके अध्ययन है? अरे भैया, ये साइकोलॉजी के, ये मनोविज्ञान के अध्ययन नहीं है। ये किसका अध्ययन है? ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन है। किस में पढ़ा जाता है? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? फिलॉसफी में। और ये शाब्दिक अर्थ से क्या निकल रहा है? मतलब क्या निकल रहा है कि ये किसका अध्ययन है? आत्मा का। इसका मतलब हुआ कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, पहले दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। प्लेटो अरस्तु के टाइम में ये किस में पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। तो क्या सकते हैं कि यह पहले एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी और यह दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। अरे जब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। तो दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का क्या हुआ? पिता हुआ, फादर हुआ, जनक हुआ। तो अभी एक चीज निकली कि दर्शन शास्त्र का जनक, पिता, फादर कौन हुआ? दर्शन शास्त्र। और पहले मनोविज्ञान किस विषय में पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र में। तो देखते हैं कब पढ़ा जाता, वो सब देखेंगे। तो पहले मनोविज्ञान, पहले साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। तो साइकोलॉजी का पिता विषय के रूप में कौन हुआ? साइकोलॉजी का पिता जनक दर्शन शास्त्र है। कौन है साहब? दर्शन शास्त्र है। कौन है? दर्शन शास्त्र है। क्या है? जो साइकोलॉजी का पिता है, यानी अभी तक हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है। लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो है साइके प्लस लॉजी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि साइके का जो अर्थ होता है वो होता है सोल, आत्मा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो इसके शाब्दिक अर्थ निकला, यानी साइकोलॉजी का शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ क्या है? शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। अरे क्या हुआ इन दोनों का मतलब? आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। सो शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। अरे साइकोलॉजी में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की अध्ययन स्टडी नहीं की जाती, तो ये तो कहाँ की जाती है? दर्शन शास्त्र में। इसका मतलब पहले जो साइकोलॉजी है, दर्शन शास्त्र है, वो मनोविज्ञान के भीतर पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र के भीतर पढ़ा जाता था। इसलिए इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। इसलिए सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में जो मनोविज्ञान का
पिता या जनक हुआ वो कौन सा हुआ? साइकोलॉजी हुआ। कौन सा हुआ साहब? साइकोलॉजी हुआ। अब देखो साहब, ये हमारी पूरी बातें हो गई। अब बात करें, देखो ये बाद में क्या हुआ, यही जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइको और फिर लॉजी, इस तरीके से ये विकसित हो गया। बाद में यही साइकोलॉजी कैसे हो गया साहब, जैसे साइको और ये लॉजी हो गया। इस तरीके से जो विषय बना वो बना साइकोलॉजी। इस तरीके से मनोविज्ञान के ये अर्थ शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका क्या हुआ? अर्थ हुआ। हमने देखा कि मनोविज्ञान लैटिन या ग्रीक, अगर दोनों नहीं आए तो यूनानी, ये दोनों भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? यूनानी में। यूनानी कोई भाषा नहीं है, यूनान एक देश का नाम है, जगह का नाम है। इसलिए साइकोलॉजी शब्द साइके प्लस लॉजी, साइके का अर्थ है सोल, आत्मा, लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन, विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? आत्मा का। इसीलिए अगर हमने कहा कि आत्मा, परमात्मा, ये सारी जो व्याख्याएं वो दर्शन शास्त्र में की जाती हैं, फिलॉसफी में की जाती हैं, साइकोलॉजी में नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जो दर्शन शास्त्र पहले शताब्दियों पूर्व पहले जो दर्शन शास्त्र है, या कह सकते हैं 16वीं शताब्दी से पहले दर्शन शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक शाखा के रूप में दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। इस तरीके से देखा। अब क्या है, देखो साइकोलॉजी का समयानुसार इसके अर्थ में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं, कैसे कैसे विकास हुआ है, तो वो देखते हैं। तो देखो साइकोलॉजी का साइकोलॉजी के अर्थ में समयानुसार निम्न परिवर्तन आए हैं। निम्न परिवर्तन आए हैं और उसको देखते हैं। देखो साहब, बात करें 16वीं सदी में इसे क्या बोला जाता था, और उसके बाद 17वीं और 18वीं सदी में इसे क्या बोला जाता था, और 19वीं सदी में इस मनोविज्ञान को क्या बोला जाता था, और 20वीं सदी में क्या बोला जाता था। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। देखो साहब, यानी मनोविज्ञान को हम देख रहे हैं समय के अनुसार, यानी जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इस मनोविज्ञान साइकोलॉजी का जो अर्थ है उसके अर्थ में किस तरीके से परिवर्तन हुए, किस तरीके से इसका अर्थ बदलता गया है। तो देखते हैं 16वीं शताब्दी में इसका जो विषय था, 16वीं शताब्दी में इस साइकोलॉजी का जो विषय था वो विषय था आत्मा। यानी अगर बात करें 16वीं सदी में इसका अध्ययन किसके रूप में किया जाता था, तो इसका जो विषय था वो आत्मा था। क्या था? आत्मा। और जो मानने वाले थे वो समर्थक कौन थे, तो समर्थक की बात करें, देखो सबसे पहले था अरस्तु। तो देखो अरस्तु का जो वास्तविक नाम है वो है अरिस्टोटल। इसका वास्तविक नाम क्या है? टोटल। इसका वास्तविक नाम है
तो कभी एग्जाम में अरस्तु ना आए और अरिस्टोटल आ जाए तो ये आप गए, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। अरे देखो, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है फतेह सिंह। क्या नाम है साहब? फतेह सिंह। परंतु उसके माता पिता और उसके फ्रेंड उसे फत्तो कहते हैं, फत्तो। अरे फत्तो इधर ही हो। तो ये क्या है, उसका जो वास्तविक नाम था वो तो था अरिस्टोटल, परंतु उसे निकनेम या एक दूसरे नाम के रूप में क्या जानते थे, अरस्तु। दूसरा था प्लेटो, तीसरा था इसका जो समर्थ देकार्ते। अब देखो देकार्ते, अब क्या है कि जैसे 16वीं शताब्दी से पहले के जितने भी विचारक हैं, जैसे हम कह सकते हैं भारतीय ऋषि, भारतीय ऋषि तो सब आत्मा ही कहते हैं, भारतीय ऋषि भी इसको क्या मानते हैं, आत्मा का अध्ययन। अरे भारतीय ऋषि क्या मानते हैं, आत्मा का अध्ययन। इसमें हम ले सकते हैं प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो। देखो अगर बात करें 16वीं शताब्दी में जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को आत्मा का विषय के रूप में माना जाता था और आत्मा के विषय के रूप में मान करके इसका अध्ययन किया जाता था। कहते थे कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। परंतु देखो क्या हुआ कि आत्मा हमें दिखाई तो नहीं देती। अरे आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं देती। तो जब आत्मा दिखाई नहीं देती तो उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? जैसे गीता में कहा है, ना आत्मा गलती है, ना जलती है, ना कुछ भी न मरती। अरे जब इसका कुछ होता ही नहीं तो हमें दिखाई नहीं देती तो इसका अध्ययन हो सकता है क्या? इसकी स्टडी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये परिभाषा अस्पष्ट हो गई, क्योंकि आत्मा पहली बात तो मनोविज्ञान का विषय ही नहीं, ये तो किसका है, दर्शन शास्त्र का। इसका मतलब आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता और इसकी यह परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई। और अगर परंतु एक सवाल पूछा जाता है कि सवाल आता है कि आत्मा, किसने कहा कि साइकोलॉजी आत्मा का विषय है, तो इसमें ये सारे ऑप्शन हों तो फिर आंसर किसे मानेंगे? तो देखो इसमें से सबसे पहले जो आत्मा का विषय माना वो किसने माना, अरस्तु ने माना। इसने अपनी पुस्तक डी एनिमा में कहा कि ये किसका अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले किसने कहा? तो इनमें हम बात करें सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को आत्मा का विषय बताया, आत्मा का विषय बताया। तो देखो इनमें से भी सबसे पहले किसने बताया, अरस्तु ने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विषय, मनोविज्ञान आत्मा का विषय। किसका विषय, आत्मा का विषय। तो इनमें से सबसे पहले किसने कहा कि साइकोलॉजी किसका विषय भैया, आत्मा का विषय, तो वो किसने कहा, अरस्तु ने। अगर बात करें कि मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो इसको भी देख लेते हैं। मनोविज्ञान शब्द 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने दिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया।
साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा, यानी मनोविज्ञान पहली बार शब्द किसने दिया, रुडोल्फ गोएकले ने दिया 1590 में साइकोलॉजिया नामक बुक में, और ये इसकी पहली बुक भी मानी जाती है साइकोलॉजी की। तो हम देखा कि 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का विषय था वो क्या था, आत्मा था। और ये सबसे पहले किसने कहा कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले अरस्तु ने कहा। किसने कहा, अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में कहा। आत्मा के समर्थक कौन है, अरस्तु। इसका वास्तविक नाम अरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्ते, भारतीय ऋषि जॉन लॉक, रूसो आदि मनोविज्ञान को आत्मा का विषय मानते हैं। और देखो 16वीं शताब्दी के पहले के जितने भी दार्शनिक हैं ये सब क्या है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय किया। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।